हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और जो राज्य व्यवस्था की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उनमें जो मौलिक अधिकार थे 12 से लेकर 35 के बीच में, उनमें हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें आर्टिकल 29 और 30 को कंप्लीट कर लिया। इसमें हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 31, 32, 33, 34 और 35। तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे आराम से। इसके अलावा हर एक, जैसे आर्टिकल 31 और 32, इसके बाद में फिर मैंने 10-15 क्वेश्चन इसमें रख दिए। उसके बाद में आर्टिकल 33, फिर इसके 10-15 क्वेश्चन रखे, 5-7-10 क्वेश्चन रखे। इसके अलावा फिर आर्टिकल 34, इसके मैंने फिर 5-10 क्वेश्चन रखे, और आर्टिकल 35 फिर इसके 5-10 क्वेश्चन ऐसे रखे। तो सबके क्वेश्चन आप जोड़ोगे तो 30-40-50 क्वेश्चन के लगभग सभी के हो जाएंगे इसमें ऐसा। तो आपकी तैयारी भी हो जाएगी, कंटेंट अच्छा है, कंटेंट को पढ़ोगे, मैं आपको समझा भी दूंगा, और उसके बाद में जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपके जो डाउट्स थे, कई सारी चीजें वो आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि पढ़ना कैसे है और उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। जहां पर जरूरत पड़ेगी मैं आपको समझा दूंगा। हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारी एकेडमी है इसके बारे में। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाती है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि ये सभी जो स्टेट और सेंट्रल की जो एग्जाम है उनके टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा जो एंट्रेंस एग्जाम लगता है उन सभी के टेस्ट प्रोवाइड करवाती है, और यूट्यूब के माध्यम से हम लोग आपको क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। कंटेंट आपके पास में है, आपको मौका मिले तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा जो पीडीएफ की व्यवस्था है वो मैं देखता हूँ आगे जाके, टेलीग्राम जो चैनल है वो ओपन होगा तो देखेंगे। अभी आप इसमें आप क्लास टाइम टू टाइम लीजिए, और साथ में जब क्लास लेंगे तो आप समझते जाइए, साथ में आपको पता लग जाएगा। जैसे मैं कहता था रहा हूँ पहले से कि जब एग्जाम लगेगी, एग्जाम के बाद में जब आप इस कंटेंट को देखोगे और जब आपके आंसर के, जब आप इस कंटेंट से मैच करोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि वास्तव में जो कंटेंट था उसकी क्वालिटी अच्छी थी, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, और दूसरा ये हमारे लिए उपयोगी साबित हुआ है। इसीलिए आप अगर प्रैक्टिस के लिए टेस्ट लेना चाह रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए मैं नंबर बता देता हूं, ये कांटेक्ट नंबर है, ये वेबसाइट है और जीमेल आईडी है। हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान मौलिक अधिकार भाग 3 में था, और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया। हम लोग पढ़ेंगे, आप इसको देख सकते हैं एक बार कि आर्टिकल 31 किससे था? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। फिर बाद में आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज हैं उनकी बात की जा रही है, क्योंकि ये एक अपने आप में जो संवैधानिक उपचार है आर्टिकल 32, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इसके द्वारा या फिर हाई कोर्ट है, दोनों के लिए इक्वल जो है वो रिट पिटिशन का जो माध्यम है वो रखा गया। आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट है उसके लिए रिट पिटिशन की व्यवस्था है, और 32 के तहत इसमें। तो हम लोग बात करेंगे कि जो आर्टिकल 32 है इसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर हम लोग केवल फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन होता है तो हम लोग पिटिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसका मतलब है कि हम कहीं से भी अगर कोई भी मामला होता है और जो हमारा मौलिक अधिकार है, अगर वहां अगर डिसबैलेंस होता है या फिर उसका हनन होता है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कहीं भी निचले अदालतों में जाने की जो प्रोसेस है वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फिर बाद में जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं साथ में। जब भारत आजाद हुआ तो भारत आजादी से पहले जो जमींदार वर्ग के लोग थे, इसके अलावा जिनके पास काफी सारे जो जमीनें थी, इनके अलावा जो रियासतें जो थी उनमें एक व्यक्ति के पास कई एकड़ जमीन, कई सारी जमीनें थी। इसके अलावा ऐसे कई सारे जो किसान थे जिनकी अपनी जमीन थी, और उन्होंने क्या किया, उनको गिरवी रख दिया, तो वो जमीनी जमींदारों ने क्या किया, अपने हक में ले ली, और जमीन इकट्ठा करके क्या हुआ, वो उनके ऊपर एग्रीकल्चर करने लग गए। अब बाद में जब भारत आजाद हुआ, और क्योंकि ये और संविधान जब बना तो उसमें जो राइट जो
प्रॉपर्टी का जो अधिकार है ये मूल अधिकारों में शामिल है। जब मूल अधिकारों में शामिल किया गया तो अब पब्लिक, अगर मान के चलते हैं कि पब्लिक वेलफेयर में या फिर लोक हित में राज्य को अगर जमीन का हिस्सा है, जो जमीन का हिस्सा है प्रॉपर्टी का है, यदि वो लेना हो या उस पर कोई निर्माण कार्य कराना हो तो वो क्या करेगी, उसको अधिग्रहण करेगी। और अधिग्रहण करेगी तो जिनकी जमीन थी तो वो जमींदार क्या करता था, जो मौलिक अधिकार के बहाने से वो क्या करता था, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका लगाता है कि भाई मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है और आप इसकी रक्षा करिए। तो उसके एवज में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या करना पड़ता था, हस्तक्षेप करना पड़ता था। तो ऐसे कई सारे केस जाने लगे। अब पब्लिक ऑर्डर में आप देखते हैं या फिर जो लोकहित की बात करते हैं तो उनमें जब देखते हैं तो भारत जब आजाद हुआ है तो उसको अपने आर्थिक, इसके अलावा अन्य जो डेवलपमेंट है उनके लिए जो प्रॉपर्टी है उनका अधिग्रहण करना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि परिवहन के लिए सड़क है, रेल मार्ग है या कोई हवाई मार्ग के लिए कोई हवाई जो अड्डा है वो बनाना हो, तो इन सारी चीजों के लिए उनको जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी। भाई दो, अगर मान लेते हैं कि दो बंदरगाह है, उनके बीच में भी अगर कोई रेलवे प्लेटफॉर्म अगर स्टेबल करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उनके लिए वो जमीन तो अधिग्रहण करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जमीन अधिग्रहण करेंगे तो फिर ये लोग क्या करेंगे, वहां पर चले जाएंगे। तो ऐसे कई सारे मुद्दे जाने लग गए और एक व्यक्ति के पास काफी सारी जमीनें थी, तो इन आधारों पर कई सारे जो केसेस हैं वो पेंडिंग में रहने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्या किया, अब इस पर याचिका है तो इनके ऊपर डिस्कस हुआ और कई सारे जो अमेंडमेंट थे, कई सारे और जो इन पर चर्चाएं हुई, तो बाद में इसको क्या किया गया, इस राइट को, जो प्रॉपर्टी का राइट था उसको उस जगह से हटा के बाद में इसका एक जो संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 300 क या ए, इसके अंदर इसको एक वैधानिक अधिकार विधि द्वारा स्थापित करके जो स्टेबल है वो किया गया। इसका मतलब ये है कि जो संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन विधि द्वारा स्थापित करके इसको स्टेबल किया गया। इसका मतलब है कि यदि राज्य चाहे तो इसको, इस जमीन को क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है, लेकिन उनके क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है और किन आधारों पर कर सकता है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इनके बारे में मैंने एक जो शॉर्ट बात थी वो मैंने आपको बता दी ताकि आपका जो बैकग्राउंड है वो समझ में आ जाए आराम, आसानी से जो भाषा है उसमें। आर्टिकल 32 ये बता लिया हमने। फिर बाद में पावर ऑफ मॉडिफाई राइट टू आर्म फोर्स, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि भारत में जो इनको जो आर्म फोर्स है इनको किन आधारों पर, इनके जो फंडामेंटल राइट्स है, इनका जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको बढ़ाया जा सकता है। मतलब इनके जो मूल अधिकार है उनका हनन किया जा सकता है। जो ये आम जनता, आम नागरिकों की बातें, इनके लिए वो जो मौलिक अधिकार है वहां पर ये दावा नहीं कर सकते, तो उनकी बात हम लोग इसमें करेंगे। फिर बाद में आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्शंस और राइट ऑन राइट इन मार्शल लॉ, मार्शल लॉ, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आपने इतिहास में एक घटना पढ़ी होगी, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो हम लोग इसके बारे में अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इसको एक बार समझ लेते हैं कि जब ये कानून लगता है तो जो इनका मतलब है कि जब ये कानून लग रहा है इसका मतलब है कि मिलिट्री के हाथ में शासन आ गया, मिलिट्री लॉ भी बोलते हैं। भारत में अभी तक वैसी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब हम लोग इमरजेंसी पढ़ेंगे, भाई इमरजेंसी तो लगी हुई है लेकिन जो मार्शल लॉ है वो नहीं है। इसको किसी एक क्षेत्र में लगाया जा सकता है, पूरे भारत के अंदर नहीं। इसको किसी विशेष क्षेत्र में लगाया जा सकता है। इमरजेंसी पूरे भारत में और किसी क्षेत्र में भी लगाई जा सकती है, दोनों के अंदर तो कुछ डिफरेंट है। ये अगर मार्शल लॉ लगता है तो पूरा जो राइट है, वो जो सारा शासन है वो इनके अधीन आ जाता है, और इनके अधीन में आता है तो ये किसी को शूट आउट कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं, फांसी पे लटका सकते हैं, मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और बाद में इनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, कि जो भारत की पार्लियामेंट है इसको ऐसे विशेष कौन से जो राइट हैं
वो है कि वो कुछ संशोधन या फिर उनमें कुछ परिवर्तन कर सकती है। उसकी शक्ति का जो आधार है वो तय किया गया। तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसमें। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन सकता है क्योंकि इसके अंदर सभी कम इंक्लूड है और जो क्वेश्चन है वो भी तो टाइम लग सकता है, लेकिन ये है कि आप डिटेल से पढ़िए, फिर इसे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। ये भाग 3 आर्टिकल 31, इसको पढ़ते हैं। पहला है, मैंने समझा दिया आपको, संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। पढ़ते हैं इसमें। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 धारा 6 20/6/1979 से प्रभावी द्वारा निरस्त किया गया इसको। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इस अनुच्छेद को संविधान के भाग 3 के तहत हटा दिया गया और कहां जोड़ा गया? अनुच्छेद 300 ए या के रूप में डाल दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में मूल रूप से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई, जिसके तहत राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए मुआवजे के साथ निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने की अनुमति थी। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया और आर्टिकल 300 ए के तहत एक कानूनी अधिकार बन गया। इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया कि संपत्ति को कानूनी प्राधिकरण के बिना नहीं लिया जा सकता, लेकिन इसका मौलिक दर्जा समाप्त हो गया। मतलब कानून बना के क्या कर सकते हैं? जमीन ले सकते हैं, किसी से जमीन अधिग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जो मुआवजे की बात है उसकी भी बात की गई है। तो मुआवजे के लिए एक अधिनियम है, तो उसके तहत क्या होता है, जो एक्ट दिया गया है भाई, जिस एक्ट के तहत अगर मान लेते हैं जिस व्यवस्था के तहत जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, तो उसी एक्ट के तहत जो उसके लिए कुछ मुआवजे की बात की गई है, तो वो भी उसके लिए प्रोवाइड करवाई। बाद में अनुच्छेद, इसमें जो इसके सब क्लॉज है 31A, 31B और 31C को भूमि सुधारों, आप जब शेड्यूल्स पढ़ते हैं तो 9th वाली जो शेड्यूल है आप उसे इससे इंटरकनेक्ट करेंगे और कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए जोड़ा गया, क्योंकि पहले उसमें मेंशन था कि जुडिशरी जो रिव्यू है, जो न्यायिक समीक्षा वो नहीं की जा सकती। फिर बाद में इसके ऊपर और कुछ बातें भी आगे बढ़ती, जो क्रमशः संपदा, वैधता और निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इन पर अभी भी कानूनी बहस जारी है। मूल अनुच्छेद 31 निरस्त। मूल विचार, कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मूल खंड, अधिग्रहण के लिए आवश्यक कानून सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए होने चाहिए। किनके लिए? सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए। मुआवजे का प्रावधान करना चाहिए, राशि या सिद्धांत तय करना। उद्देश्य, कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए, भूमि सुधार और राज्य द्वारा अधिग्रहण को सक्षम बनाया गया, लेकिन कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसमें जो संशोधन हुआ और 300 के अंदर इसमें व्यवस्था हुई, या 300A नया प्रावधान, अनुच्छेद 31 को प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के अलावा संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मुख्य बदलाव, संपत्ति अब एक संवैधानिक अधिकार है। जो संपत्ति का अधिकार है वो एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, जिसका अर्थ है कि आप इसके उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। फिर इसमें जो इसके सब क्लॉज है 31A, 31B और 31C। 31A क्या कहता है? कृषि सुधारों के लिए संपदा, भूमि या उनमें अधिकार प्राप्त करने वाले कानूनों को मौलिक अधिकार द्वारा अमान्य होने से बचाता है। क्योंकि जब आप आर्टिकल ये पढ़ते हैं 19, तो उसमें व्यवस्था है कि पेशा चुनना, तो पेशा एक जो है मतलब कार्य, जो व्यवसाय है, तो एक कृषि भी एक व्यवसाय है, तो उन चीजों को यहाँ इंटरप्रेट किया गया है। आर्टिकल 31B, 9वीं अनुसूची में रखे गए कानूनों को वैधता प्रदान की गई, क्योंकि पहले जो
मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, फिर 9वीं जोड़ी गई, जिसमें उन्हें मौलिक अधिकारों से संबंधित चुनौतियों से सुरक्षा मिलती है। अनुच्छेद फिर 31C क्या कर रहा है कि सामाजिक आर्थिक नीतियों को लागू के लिए कुछ मौलिक अधिकारों, जिसके अंदर 14, 19 और 31 पर निर्देशक सिद्धांतों, आर्टिकल 39B जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में आ रहा है, और C को प्राथमिकता क्या करता है, देता है। प्रमुख उपलब्धियां 1950 से 78, मूल अनुच्छेद 31 1950, संपत्ति के अधिकार की गारंटी अधिग्रहण के लिए मुआवजे की आवश्यकता। फिर बाद में प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, अनुच्छेद 31A भूमि सुधारों, जो भूमि के सुधार थे उनके लिए कानून की रक्षा करता है, और 31B न्यायिक समीक्षा के लिए प्रतिरक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा से प्रतिरक्षा के लिए 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और चौथा संशोधन अधिनियम 1955 मुआवजे की राशि के सिद्धांतों को निर्धारित करने की अनुमति दी, पर्याप्तता पर न्यायिक जांच को सीमित किया गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पार्लियामेंट जो है, संसद है, वो मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 31 सहित में संशोधन नहीं कर सकती, जिससे और अधिक संघर्ष उत्पन्न हुआ। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 क्या कह रहा है कि संघीय नियमों में संशोधन करने की संसद की शक्ति की पुनः पुष्टि की गई। 25वां संशोधन अधिनियम 1971 अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, जिसमें आर्टिकल 14, 19 और 31 पर DPSP अनुच्छेद 39B और सबक्लॉज C को प्राथमिकता दी गई। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, मूल संरचना सिद्धांत पेश किया गया है इसके अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर, अनुच्छेद 31C के मूल को बचाते हुए, लेकिन इसके दायरे को क्या किया गया, सीमित किया गया। RC कपूर बैंक राष्ट्रीयकरण मामला 1970, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुआवजे की पर्याप्तता न्यायोचित है। 39वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 और 42वां संविधान भी इससे संबंधित है। चुनाव कानूनों और अनुच्छेद 31C कानूनों को न्यायिक समीक्षा से परे रखा गया। मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1980, विस्तारित अनुच्छेद 31C 42वां संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया और मूल संरचना को बरकरार रखा, बेसिक स्ट्रक्चर को। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, अनुच्छेद 31 को पूरी तरह से हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 के तहत एक कानूनी अधिकार बन गया, जिसे मौलिक अधिकारों में से हटाया गया। आर्टिकल 32 भाग 3 इसको पढ़ते हैं। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को जो अधिकार है उनके परिवर्तन से उपाय, क्योंकि आर्टिकल 32 है, इसको संविधान का जो मेन है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इसको आत्मा यह आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा संवैधानिक उपचारों की बात करता है, पढ़ते हैं इसमें। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन हेतु उचित कार्यवाही द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार गारंटीकृत है। मतलब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। और फिर प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, जैसे आर्टिकल 22-26 में 226 में हाई कोर्ट का पढ़ेंगे, लेकिन इसमें पढ़ते हैं हम लोग 32 में। तो इसमें जो 5 प्रकार की जो रिट है उनकी बात की गई है कि इन आधारों पर क्या कर सकते हैं, जो मौलिक अधिकार है यदि उनका हनन होता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाके हम क्या कर सकते हैं, न्यायोचित जो व्यवस्था है उसका लाभ ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को इस भाग द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार को लागू करने के लिए निर्देश, आदेश और रिट जारी करने का अधिकार है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार और अधिकार प्रमाणन की प्रकृति की रिट जो है वो शामिल है। इनका मतलब क्या है, पढ़ते हैं इसमें थोड़ा समझ लेते हैं। चलो सामने आएंगे तो पढ़ लेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, खंड 1 और 2 द्वारा सुप्रीम कोर्ट को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संसद विधि द्वारा
किसी उच्च अन्य न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर, इसके अलावा खंड 2 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकती है। इस अनुच्छेद द्वारा गारंटीकृत अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा निलंबित नहीं किया जाएगा। देखो 1950 में इसका क्या रोल था वो देखते हैं। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का परिवर्तन हेतु उचित कार्यवाही द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है, वही जो हमने पढ़ा है। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1948 को अनुच्छेद 25 के मसौदे पर बहस हुई। इस अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में संवैधानिक उपचार हेतु सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार देता है। विधानसभा इस अनुच्छेद के महत्व पर सर्वसम्मति से सहमति सदस्यों ने इस प्रावधान को संविधान का सर्वोत्कृष्ट भाग और संविधान की आत्मा और हृदय जैसे शब्दों से संबोधित किया। हालांकि कुछ संशोधन प्रस्तावित किए गए। एक सदस्य ने प्रावधान में विशिष्ट रीटों के उल्लेख को हटाने की इच्छा व्यक्त की। उनका मानना था कि इससे न्यायाधीशों पर पाबंदी लग जाएगी क्योंकि वे भविष्य में नई रीटों को विकसित नहीं कर पाएंगे। एक अन्य सदस्य ने धारा 4 से असंतुष्ट थे, जिसमें आपातकाल के दौरान मसौदा अनुच्छेद को निलंबित करने की अनुमति दी गई थी, जिसे उन्होंने खतरनाक स्थिति बताया। यह स्पष्ट किया गया भाई। आपातकाल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आर्टिकल 20 और 21 जो है ये खत्म नहीं होंगे। बाकी इसके अलावा जो और मौलिक अधिकार है, इमरजेंसी के दौरान इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाता है और जब वो आपातकाल का जो समय है वो खत्म हो जाता है तो बाद में ये वापस जो लागू हो जाते हैं। उसमें पढ़ेंगे हम लोग जब इमरजेंसी पढ़ेंगे अनुच्छेद 352 से 356, उसके बाद में 360 जो 3 व्यवस्थाएं हैं, फिर इनके बीच में और भी जो आर्टिकल है उनके बारे में डिटेल से डायरेक्ट पढ़ लेते हैं यहां से क्योंकि उन पे डिस्कस हुआ है। मसौदा अनुच्छेद को कुछ संशोधनों के साथ उसी दिन यानी 9 दिसंबर 1948 को अपनाया गया। आप इसको पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो देता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट जो न्यायालय है वो 5 प्रकार की रिट जो जारी करती है। वो रिट कौन सी है आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 32 की जो रिट्स है उनको पढ़ते हैं। यह अधिकार देता है क्या आर्टिकल 32 कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और न्यायालय इन अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश या आदेश रिट जारी कर सकता है। रिट ये न्यायालय द्वारा जारी किए गए विशिष्ट आदेश या निर्देश होते हैं जो किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को कुछ करने या न करने का आदेश देते हैं। अब इनमें क्या चीज है एक बार पढ़ लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका क्या अर्थ है कि शरीर को प्रस्तुत करना, मतलब से शरीर को प्रस्तुत करना होता है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। यदि इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया जाए, मतलब अगर पुलिस प्रशासन है वो किसी व्यक्ति या कोई नागरिक है उसको डिटेंशन कर ले तो गैर तरीके से तो उसका परिवार का कोई सदस्य, उसका फ्रेंड या उसका कोई संबंधी कोई भी सुप्रीम कोर्ट में ये इसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत क्या कर सकता है, ये याचिका दायर कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट बाद में क्या करती है इस चीज की जांच के लिए वो जो व्यक्ति है इस रिट के तहत जो प्रत्यक्ष है जिसके साथ गलत व्यवहार नहीं हो वो है कि नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं उसको जो कोर्ट है वो डायरेक्ट बुलाता है, ऑर्डर देता है इस चीज के लिए। ऑर्डर क्या है इसके लिए बुलाता है कि जो व्यक्ति जिसको हिरासत में लिया गया है उसको सशरीर सामने पेश करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो बंदी था उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने लाना पड़ेगा।
बाद में उसके ऊपर जांच करेगा और जो न्यायालय है वो उसके ऊपर कुछ डिक्लेरेशन करेगा कि वो सही है या गलत। ये है। इसका उद्देश्य क्या है? किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में लिए जाने पर उसके शरीर को न्यायालय के सामने पेश करने का आदेश देती है ताकि हिरासत के कारण जांच हो सके। फिर है परमादेश। इसका मतलब है कि हम आदेश देते हैं, मतलब कोर्ट आदेश देता है, सुप्रीम कोर्ट। ये है यह न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी, निगम या सरकार के उसके कानूनी कर्तव्य का पालन करने का आदेश देता है जब वह अपने कर्तव्य में विफल रहता है। मान लेते हैं कि कोई गवर्नमेंट का कर्मचारी है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी से पार्ट है या उसका पार्ट का हिस्सा है, कोई भी अधिकारी हो सकता है। यदि वो कोई कार्य कर रहा होता है और वो अपने कार्य से विमुख हो जाता है तो उसके लिए क्या है कि कोर्ट आदेश दे सकता है। एक विशेष आदेश होता है, वो कहती है इस चीज के लिए, क्या कहती है कि सरकार को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है कि जो तुम्हारी ड्यूटी है ना, वो ड्यूटी भलीभांति पूरी करो। आप अपनी ड्यूटी से विमुख हो रहे हो, पीछे हट रहे हो, जो ड्यूटी आपको दी गई है उसको कंप्लीट करो। इस चीज के लिए होता है कई बार जैसे अधिकारी अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, तो उस मनमानी के खिलाफ क्या होता है, अगर कोई पिटीशन लगाता है तो उसको वहां पर बुलाकर बाद में उसकी हाजिरी लगाते हैं। बाद में आप सोशल मीडिया पे या फिर कहीं पर भी प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए, आपको कुछ डिस्कशन मिल जाएगा इसके मामले में। फिर है प्रतिषेध। यह निषेध करता है या रोकता है उसको। क्या है? यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने से रोकने के लिए कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो भी प्राधिकारी है, आप देख लें इसमें जो हाईकोर्ट है या फिर इसे जो निचली अदालतें हैं, उनको ये क्या करते हैं कि अगर किसी न्यायालय की जो शक्तियों का प्रावधान किया गया है कि आप इतने मामलों को या फिर इतने आधारों को रखते हुए आप जो न्यायिक निर्णय है वो दे सकते हैं। यदि आपके मामले में कोई इन शक्तियों से बियॉन्ड जाकर कोई मामला आता है तो उसके लिए कहा गया है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके जो डिसीजन है वो मत दीजिए, उसके लिए बात की गई है। उसको रोक देते हैं वहीं पर ही कि आपके अधिकार क्षेत्र में जो न्यायिक निर्णय है आप उतना ही काम करिए, केवल जो एक्स्ट्रा होगा या इससे ज्यादा का जो प्रावधान है उसको हमारे पास भेज दीजिए, हम देख लेंगे उसको। फिर बाद में उत्प्रेषण, प्रमाणित करना या सूचित करना। क्या कह रहा है कि यह किसी मामले को निचली अदालत से अपने पास मंगवाना और उसके निर्णय को रद्द करने के लिए जारी होती है, खासकर जब न्यायिक का अर्ध न्यायिक निकाय के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है। यह कह रहा है, इसमें तो कहा गया कि आपके जो अधिकार क्षेत्र के अंदर जो न्याय निर्णय है आप उतने काम करिए। यहां पर देखो क्या बात कही गई है, यहां सूचित कर रहा है, प्रमाणित करना पड़ेगा। देखो क्या कर रहा है कि किसी मामले को निचली अदालत से अपने पास मंगवाना, मतलब कोई निचली अदालतों के पास कोई मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको अपने पास बुलवा लेता है, अपने पास मंगवा लेता है, ट्रांसफर करवा लेता है, यदि उसको ऐसा लगता है तो। भाई उसकी निगरानी में मान लो कि कोई ज्यूरिडिक्शन है, जो निचली अदालतों में कोई केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, लेकिन वो जो न्याय निर्णय है उसकी बात वहीं चल रही है, तो वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको मंगवा लेता है अपने पास में। फिर बाद में अधिकार प्रथा, किस अधिकार से पूछ लेते हैं ना कि आप किस अधिकार से ये काम, मतलब यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी या उससे रिलेवेंट कोई जो व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से धारण किए गए सार्वजनिक पद की वैधता की जांच करने के लिए जारी की जाती है, पूछ करके किस अधिकार से यह पद जो है पद धारण किया है। मान लेते हैं कि कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई अधिकारी है
और वो कोई कार्य करता है, तो उसके खिलाफ, अगर उसके कार्यों के खिलाफ या उसके मनमाने रवैये के खिलाफ अगर कोई पिटीशन जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको बुलाकर ये चीज पूछता है कि जो आप कर रहे हो वो किस अधिकार से कर रहे हो, कहीं ये गलत तो नहीं है भाई, आप कोई पद का दुरुपयोग कर रहे हो। तो वो सारी चीजें इसमें आ रही है। इसको और समझते थोड़ा। ये रिट्स भारतीय न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करती है। आर्टिकल 32 पर प्रतिबंध और शर्तें क्या है? दायरा मौलिक अधिकारों तक सीमित है इसका। आप अनुच्छेद 32 का उपयोग केवल तभी कर सकते हैं जब आपके मौलिक अधिकारों आर्टिकल 12 से लेके 35 तक का उल्लंघन किया गया हो, और अन्य कानून अधिकारों के लिए यह मामला नहीं होगा। निलंबन और खंड, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता, सिवाय इसके कि संविधान में स्वयं प्रावधान किया गया हो। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो उसमें कई सारे बाउंडेशन लगाए जाते हैं, क्योंकि नेशन फर्स्ट की बात आती है उसमें, राष्ट्रीय एकता अखंडता की बात आती है उसमें। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की समीक्षा के लिए नहीं, अनुच्छेद 32 की समीक्षा या फिर उपचारात्मक याचिकाओं का जो विकल्प है वो नहीं है। आप इसका अनुप्रयोग सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की वैधता को चुनौती देने के लिए नहीं कर सकते। संसद की भूमिका, संसद अन्य न्यायालयों जैसे उच्च न्यायालयों को इस प्रकार की रीट जारी करने के लिए अधिकृत कर सकती है, उसको अधिकार दे सकती है अनुच्छेद 226 के तहत, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत गारंटीकृत न्यायालय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास ही है। इसका उद्देश्य परिवर्तन है। इसका प्राथमिक लक्ष्य मौलिक अधिकारों को लागू करना है, जिससे यह उत्पीड़ितों के लिए न्याय तक सीधी पहुंच का एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है, न कि केवल एक प्रक्रियात्मक कदम। यह कैसे काम करता है? रिट क्षेत्राधिकार, प्रत्यक्ष पहुंच, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। यह निचली अदालतों से गुजरे बिना आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की अनुमति देता है। रिट जारी करने की शक्ति, न्यायालय इन अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसा कि हमने पढ़ा, परमादेश जो एक विशेष आदेश था कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, निषेध रोका जाता है, फिर बाद में अधिकार प्रसार आता है वो, और प्रमाणन जैसी रिट जारी करता है। उत्प्रेषण जो है, एक में कहा गया कि जो बंदी है उसको प्रत्यक्ष में लाना है, दूसरे में क्या कहा गया कि जो हम आदेश देते हैं कि आपको यह मानना पड़ेगा, तीसरा है तो उसमें कोई जो व्यक्ति, मान लो सुप्रीम कोर्ट है, वो निचली अदालतों से क्या कर सकती है, जो मुद्दे हैं, केस है, उसको अपने पास क्या कर सकती है, ट्रांसफर करवा लेती है। चौथा, कोई गलती करे, कोई कोर्ट जो आदेश दे रही है वो गलती करे, वो सुनाए कोर्ट को, तो उसे पहले क्या कर सकती है, अपने पास ही बुला लेती है। एक वो मामला है जिसमें कहा गया कि यदि कोर्ट को डिसीजन दे दे, निचली अदालतें को डिसीजन देती है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये सही दायरा नहीं है, न्यायोचित व्यवस्था नहीं है, ये न्यायिक निर्णय जो है जो मिलना चाहिए वो नहीं है, इसका आधार थोड़ा गलत हो सकता है या कुछ और हो सकता है, इस बेसिस पे क्या करती है, वो उसके जो दिए हुए निर्णय उसको खारिज करती है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करती है। चार हो गए। और जो लास्ट है वो है कि यदि कोई व्यक्ति जो पब्लिक ऑर्डर में जो भी या फिर पब्लिक सर्वेंट होता है, अगर वो कोई कार्य करता है या फिर अपनी जो गैर जिम्मेदारी कोई गतिविधियां करता है या ऐसा कुछ शक हो जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का कोई हित टकराव हो, तो यदि कोई नागरिक वहां चला जाता है तो वो उस अधिकारी को यह जांच कर पूछ सकता है कि आपने किस अधिकार से इस आदमी के साथ में ऐसा किया है या नागरिक के साथ में ऐसी घटना की है, और उसको जवाब देना पड़ता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लेते हैं कि कोई पुलिस प्रशासन है, या मान लेते हैं कि जिला का एक जो सुप्रिटेंडेंट है, एसपी है, वो किसी नागरिक को किसी व्यवस्था के तहत क्या करता है, उसको अरेस्ट कर लेता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करने जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। या फिर ऐसा लगता है कि उसके जो अधिकार है जो उनकी बात करता है लेकिन वो उनको मानता नहीं, अपने अधिकारों जो अपने पद का दुरुपयोग कर लेता है वो, या फिर किसी कोई भी रीजन हो सकता है, उनके कोई सगा संबंधी अगर मान लेते हैं या कोई रिलेटिव है या फ्रेंड है कोई भी है,
पिटीशन लगाते हैं इसके तहत, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उसको बुलाती है, उन अधिकारियों को बुलाती है, बाद में पूछती है कि आपने जो घटना की है या फिर जो एक्शन लिया है, तो वो एक्शन लिया है तो किस अधिकार से लिया है। वो पूछता है कि तुम कौन हो, पहले ये बताओ तुम्हारे बारे में, क्या ये तुम्हारे दायरे में है, क्योंकि तुम न्यायालय का काम नहीं कर रहे हो। न्यायालय का काम जो न्यायाधीश है वो कर रहे हैं, न्याय प्रणाली की जो है जुडिशरी है वो ये अपना काम कर रही है। तुम्हारा काम इतना ही है कि अगर उन्होंने गलती की है तो उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत चलो। तुम्हारा काम है कि जो पास का जो कोर्ट है आप उसके सामने क्या करो, मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करो, आपका काम इतना ही है, या जो प्रोसेस है आपके लिए वो काम करो। तो ये 5 आधार हमने पढ़ लिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार इन्हें मौलिक अधिकारों का संरक्षक और गारंटर माना जाता है। ये पूछा जाता है वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर। इसमें कुछ जो जजमेंट है उनको पढ़ते हैं। रमेश थप्पड़ बनाम मद्रास राज्य 1950। अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए एक गारंटीकृत उपाय के रूप में स्थापित किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने उनके संरक्षक के रूप में अस्वीकार नहीं कर सकता। वो कह रहा है कि अस्वीकार नहीं कर सकता, गारंटी दी है उसकी। एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976। यह माना गया कि अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में जाने का अधिकार आपातकाल के दौरान कुछ अधिकारों के निलंबन के लिए किया जा सकता है। एक निर्णय जिसके बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। अनुच्छेद 21 की व्याख्या को व्यापक बनाया गया, जिसमें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को निष्पक्ष और उचित होना आवश्यक है। इस प्रकार आर्टिकल 32 के तहत लागू किए जाने वाले अधिकारों को जो इनका विस्तार किया गया है। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार यूनियन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1980। अनुच्छेद 32 के तहत उचित कार्यवाही की व्यापक व्याख्या की वकालत की, जिसने जनहित याचिका PIL को सुगम बनाया। SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982। न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में कोई विशिष्ट रिट जारी न करते हुए भी इस मामले ने ऐसे मामलों में परमादेश के दायरे पर चर्चा का योगदान दिया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1983। अनुच्छेद 32 के तहत लोकस स्टडी का विस्तार किया गया, जिसे जनहितैषी व्यक्तियों को हाशिए पर खड़े समूहों के लिए याचिका दायर करने की अनुमति मिली। यह है नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन जैसे हिरासत में अगर किसी को लिया है और उसकी मृत्यु हो जाए के लिए मुआवजा देने की शक्ति की पुष्टि की। इसमें एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय 226 की न्यायिक समीक्षा शक्ति को संविधान के अपरिवर्तनीय मूल संरचनात्मक का जो हिस्सा है उसको घोषित किया। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। अनुच्छेद 32 के तहत एक दायर जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। फिर है रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा 2002। अन्याय को रोकने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के तहत अंतिम उपाय के रूप में उपचारात्मक याचिका की शुरुआत की गई। सूर्यदेव राय बनाम रामचंद्र राय 2003। इसमें रीट ऑफ सर्टियोरी के दायरे को स्पष्ट किया गया, विशेष रूप से निचली अदालतों पर उच्च न्यायालय की शक्ति को। कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017-2018। अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा के साथ मरने का अधिकार की मान्यता दी गई, जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और लिविंग विल्स के माध्यम से अनुप्रेय और अनुच्छेद 32 के माध्यम से लागू करने योग्य है। फिर है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 2018। आईपीसी की धारा 377 को कम करके सहमति से बने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। अदालत अधिकार क्षेत्र के माध्यम से निजता और समानता जैसे अधिकारों को बरकरार रखा गया, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा इसको। स्किल लोटो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ 2020। अनुच्छेद 32 की स्थिति को बुनियादी संरचना
एक अनिवार्य भाग के रूप में पुनः स्थापित किया गया और कानून के शासन के लिए जो महत्वपूर्ण है। हाल के अवलोकन में कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कि न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अनुच्छेद 226 के तहत पहले उच्च न्यायालयों से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसे विशेष रूप से वैकल्पिक उपचार मौजूद हो, जबकि महत्वपूर्ण मसलों में अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने के अधिकार को बनाए रखा। क्वेश्चन है कुछ पढ़ लेते हैं। किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के बजाय अनुच्छेद 301 के तहत अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया, जिसे मूल अनुच्छेद 31 का दायरा प्रभावी रूप से परिवर्तित हो गया? तो ये था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा? मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने की इसकी भूमिका पर जोर दिया। 32। निम्नलिखित में से कौन सी रीट लोक अधिकारी या प्राधिकरण को उस अनिवार्य लोक कर्तव्य को निभाने के लिए बाध्य करने के लिए प्रयोग की जाती है जिसे उन्होंने उसे करने से इनकार कर दिया? तो वो परमादेश है। पच्चीसवें संविधान संशोधन द्वारा परिनियोजित अनुच्छेद 31C किन मौलिक अधिकारों को कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रावधान करता है? तो यह था 14 और 19। यह अनुच्छेद 39 है और में वर्णित निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी बनाने वाले कानूनों को अनुच्छेद 14 और 19 के उल्लंघन के आधार पर चुनौती से बचाता है। यहां से क्वेश्चन पुट आउट करता है। जबकि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों क्वेश्चन है नया अधिकारों के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। कौन सा अन्य अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानून अधिकारों दोनों के लिए समान रीट जारी करने का अधिकार देता है? 226। ये कह रहे हैं कि ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों में रीट जारी करने का तो इनका अधिकार है ही, लेकिन और जो संवैधानिक और कानूनी अन्य जो अधिकार हैं उनके लिए भी एक जो इशू है उनके लिए क्या कर सकता है? ये रीट पिटिशन कर सकता है, इसमें जा सकते हैं। तो यहां पर जो हाईकोर्ट है इनकी शक्तियां ज्यादा हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के बजाय। सुप्रीम कोर्ट के एवज में ज्यादा शक्तियां मिलती हैं 226 में। संविधान के मूल अनुच्छेद 31(2) के संपत्ति के अधिग्रहण या अधिग्रहण से संबंधित प्रावधान थे। इस खंड को हटाए जाने से पहले इससे संबंधित प्रमुख कानूनी चुनौतियां क्या थी? तो ये थी कि मुआवजे की राशि निश्चित और न्यायोचित नहीं है, जो न्यायोचित नहीं थी। इसे न्यायिक समीक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे उठे, जैसा कि बैंक राष्ट्रीयकरण मामले जैसे मामलों में देखा गया। कौन सी रीट उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी की जाती है जिसे उसके द्वारा अधिकार क्षेत्र से बाहर या उसके अधिग्रहण क्षेत्र से अधिक दिए गए आदेश को रद्द किया जा सके? तो यह था प्रमाणन। अनुच्छेद जो 32 है के तहत रीट जारी करने की सर्वोच्चता न्यायालय की शक्ति को विवेकाधीन लेकिन मौलिक माना जाता है। व्यवहार में इसका क्या अर्थ है? उल्लंघन सिद्ध होने पर सर्वोच्च न्यायालय को रीट जारी करना ही होगा। यह शक्ति इनकार करने के अर्थ में विवेकाधीन नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग करना स्वतंत्रता अधिनियम के परिवर्तन के लिए मौलिक है, जिसका अर्थ है कि यह एक मूल कर्तव्य है, विकल्प नहीं। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 33। संसद को इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को सेना आदि पर लागू होने के संबंध में संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। क्या कह रहा है ये? कि संसद को इस भाग पर दिए हुए जो अधिकार है उनको सेना आदि पर लागू होने के संबंध में संशोधित करने की शक्ति प्राप्त है। पढ़ते हैं इसमें। संसद विधि द्वारा निर्धारित कर सकती है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त जो दिए हुए अधिकार हैं, जो मूल अधिकार दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी अधिकार निम्नलिखित मामलों में किसी हद तक लागू होगा। मतलब ये है कि जो ये आम नागरिकों के लिए है, लेकिन जो मिलिट्री में या फिर इनसे जुड़ी जो गतिविधियां हैं इनमें अगर कोई भी हो, पुलिस बल भी इसमें शामिल है, तो उनके जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, वो यहाँ पर डिसबैलेंस हो सकते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर पिटीशन नहीं लगा सकते इसके लिए। उनके लिए बात की गई। पढ़ते हैं।
संसद विधि द्वारा यह निर्धारित कर सकती है कि इस भाग द्वारा जो दिए हुए अधिकार है इनका कुछ किस हद तक कर सकती है, पढ़ते हैं इसमें। पहला, सशस्त्र बलों के सदस्यों को शामिल किया गया है, आर्म फोर्स के जो लोग वो हैं सभी को। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आप पढ़ते हैं जो पुलिस बल है, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब, एसएसबी, ये सभी चीजें इसमें शामिल है। सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार बलों के सदस्य जो इनसे जुड़े हुए, पब्लिक ऑर्डर में जब आप देखते हैं जितने भी जो आर्म फोर्सेस के जो लोग काम करते हैं उन सभी की बात है। राज्य द्वारा खुफिया और प्रति खुफिया उद्देश्यों के लिए जो इंटेलिजेंस है उनके लिए भी द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो उनकी बात की जा रही है, या अन्य संगठन में कार्यरत व्यक्ति। फिर ग में कंठ ख और ग में निर्दिष्ट दिए हुए किसी बल, ब्यूरो या संगठन के प्रयोजनों के लिए स्थापित दूरसंचार, जो उनके लिए जो कम्युनिकेशन का जो काम करते हैं प्रणालियों में या उससे संबंधित कार्यरत व्यक्तियों, जैसे उनसे जुड़े हुए सेवा करने वाले जो लोग हैं, जुड़े हुए कौन से, जो इनसे जुड़े हुए, जैसे मान लेते हैं कोई जो कटिंग करता है, हेयर कटिंग करता है, कोई कपड़े बुनता है, कोई जो शूज पॉलिश करता है, कोई कपड़े धोता है, या अन्य जितनी भी जो सेवाएं इसमें शामिल की गई है उन सभी को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, वो इनसे कनेक्ट है। इसलिए उनसे संबंधित कार्यरत व्यक्तियों को प्रतिबंधित या निरस्त किया जाएगा ताकि उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके। उनके बीच अनुशासन बनाए रखा जाए, क्योंकि मेन बात तो डिसिप्लिन का ही है। अनुच्छेद 26 अभिषेक इंटरकनेक्ट मसौदे पर 9 दिसंबर 1948 को संविधान सभा में चर्चा की गई। यह संसद को ऐसे कानून बनाने का अधिकार देता है जो सशस्त्र बलों और खुफिया संगठनों सदस्यों सहित लोगों के एक विशिष्ट श्रेणी पर मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। बात वही है जो हमने की थी, हम लोग इसको डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। इसे भाग 3 के शेष भाग के अनुरूप के रूप में बनाया जा सकता था और विधानसभा ने 9 दिसंबर 1948 को इस एक छोटे से संशोधन के साथ मसौदा अनुच्छेद को अपना लिया गया। कब अपनाया गया? 9 दिसंबर 1948 को। कौन से अनुच्छेद को? अनुच्छेद 33 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 संसद के सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और दूरसंचार इकाइयों मूल अधिकारों को प्रतिबंधित या संशोधित करने का अधिकार प्रदान करता है ताकि उचित अनुशासन, कर्तव्यों का प्रभावी निर्वहन सुनिश्चित किया जा सके और राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की उनकी जो अनूठी भूमिकाएं हैं उनको मान्यता दी जा सके। ऐसे कानूनों को अधिकारों के उल्लंघन के लिए अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। कुछ इनके पहलू है। संसद को ये क्या करता है? सशक्त बनाता है। राज्य विधानमंडल को ये जो पावर है वो नहीं दिया गया, पार्लियामेंट को दिया गया है। इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन में ऑप्शन दे सकता है कि संसद और जो विधानमंडल है उनको इसमें शामिल किया गया है, दोनों को इक्वल जो शक्ति है वो दी गई है, ऐसा नहीं है। केवल सेंटर का ही जो विशिष्ट समूह के लिए मौलिक अधिकारों भाग 3 को संशोधित करने की शक्ति इसको देती है। लक्षित समूह जो हमने बात की थी वो सभी इसमें शामिल हो गए। फिर इनका उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना, कर्तव्यों का जो सुनिश्चित करना, कुल मिलाकर जो राष्ट्र की सुरक्षा है इन सबको लेके ध्यान। किन के अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है? संसद इन जो दिए हुए लोग हैं उनके बारे में। किन किन को? सशस्त्र बल। अब इसमें देखो इनसे जुड़े हुए कौन कौन है? रसोई, नाई, मैकेनिक, गियर लड़ाकू, कर्मचारी, जो भी है, मतलब एक्सवाइजेड जो सर्विस देते हैं उन सब की बात की गई है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने वाले बल जैसे पुलिस बल इसमें शामिल है। फिर खुफिया, प्रति खुफिया एजेंसियां जो इंटेलिजेंस ब्यूरो या और जो अन्य होती हैं वो सभी। राज्य द्वारा स्थापित ब्यूरो या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन वो सब। दूरसंचार कर्मी इन बलों या एजेंसियों के लिए काम करने वाले कर्मचारी। किस प्रकार के प्रतिबंध? बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सार्वजनिक आलोचना या प्रेस के साथ संचार करना। अगर कोई इनसे संबंधित कोई व्यक्ति है तो वो ओपन प्रेस में आके कमेंटमेंट या मतलब वो कुछ कह नहीं सकता उनके बारे में कि मेरे मौलिक अधिकारों का क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है, ऐसा नहीं कह सकता वो। उसके लिए मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है वो नहीं होगा या हाई कोर्ट का प्रावधान नहीं होगा।
संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आप अंदर ग्रुप नहीं वो नहीं बना सकते, संगठन नहीं बना सकते, आप ऑन स्पॉट जो मंच है वहां पर ऐसा नहीं कर सकते। ऑन ड्यूटी की बात की जा रही है, आप ऑन ड्यूटी रहते हुए ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर मान लो कि किसी राजनीतिक मंच में जाते, राजनीतिक मंच में नहीं जा सकते, ऐसे नहीं कर सकते। आप वोट देने जा सकते हैं, लेकिन आप उनमें सभा सम्मेलन इन सब में भागीदारी नहीं हो सकते जब आप पद के ऊपर रह रहे हो तब। अन्य अधिकार, सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने पर प्रतिबंध भी इसमें लगाया गया। यह प्रतिबंध क्यों लगाए? अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, कर्तव्यों का प्रभावी जो निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए, और राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए। प्रमुख पहलू, संसद की शक्ति, केवल संसद इन कानूनों को बना सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं। न्यायिक चुनौतियों का अभाव प्रारंभिक रूप से है। अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए कानून प्रारंभ से अदालती चुनौतियों से मुक्त थे, लेकिन अब अदालतें समीक्षा कर सकती है क्योंकि क्या प्रतिबंध मनमाने हैं या कर्तव्य अनुशासन से असंबंधित है। कानूनों के उदाहरण, सेना अधिनियम, वायुसेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, जो मिलिट्री एक्ट जो भी है, पुलिस बल अधिकारों पर प्रतिबंध, ये अधिनियम इनके तहत, इन सब के एक्ट अलग अलग है। हम लोग कुछ संसदीय जो शक्ति है और इनके बारे में जो अमेंडमेंट या फिर जो डिस्कस हुआ है, जो भी जजमेंट हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। के वर्मा बना भारत संघ 1954, एक मूलभूत मामला जिसने इस बात की पुष्टि की कि संसद अनुशासन बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है, जिसके बाद कानूनों के लिए आधार तय हुआ। ओस काम बनाम भारत संघ 1981, इस बात की पुष्टि की गई कि प्रतिबंध उचित और अनुपातिक होना चाहिए, जो अनुशासन और अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखे, बैलेंस बनाए रखे। पृथ्वीपाल सिंह बेदी बनाम भारत संघ 1982, अनुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया और अनुच्छेद 33 के प्रतिबंधों को बरकरार रखा गया। आर विश्वन बनाम भारत संघ 1983, इसने इस सिद्धांत की पुष्टि की और अनुच्छेद 33 के तहत प्रतिबंध सैन्य अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित कहा गया। 1990 के दशक से 2020 के बीच में कुछ और भी हुआ, अमेंडमेंट पढ़ते हैं। बबीता पुनिया बनाम सचिव 2020, एक ऐतिहासिक फैसला जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 33 का मनमाने ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रतिबंध कर्तव्य और अनुशासन के लिए वास्तव में आवश्यक होने चाहिए, न कि केवल मनमाने। रविंदर सिंह बनाम भारत संघ 2000 की सर्वोच्च न्यायालय ने बीएसएफ नियमों के नियम 129 को अल्ट्रावायलेंस घोषित किया गया और अनुच्छेद 33 कानूनों के अति प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका दर्शाता है। फिर क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 किसे अधिकार देता है? वह सशस्त्र बलों और संबंधित सेवाओं के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। तो ये आंसर है, पार्लियामेंट करती है ऐसा, पार्लियामेंट ही कर सकती है, विधानमंडल नहीं कर सकती। अनुच्छेद 33 के तहत मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, अनुशासन और कर्तव्य सुनिश्चित करना, ये सभी इसमें शामिल है। अनुच्छेद 33 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून को किस आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो यह है, किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तब। सशस्त्र बलों के सदस्य अभिव्यक्ति में कौन से गैर लड़ाकू कर्मचारी शामिल हैं जिनके अधिकार भी प्रतिबंधित किए जा सकते हैं, जो सेवाएं देते हैं, जो मैंने एग्जांपल देके बताया था। ये आंसर सी है इसमें। अनुच्छेद 33 के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं और बल आती है? जो सशस्त्र बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसियां, ये सब इसमें शामिल होती है। अनुच्छेद 33 के तहत सैन्य कर्मियों के लिए किन विशिष्ट किन अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता, जैसे प्रेस, संचार करना, ये यहां पर भाग नहीं ले सकते, इनको नहीं बोल सकते। लेकिन सार्वजनिक, जब ये पद के ऊपर है तब की बात की जा रही है, इस बात का ध्यान रखें। सेना के अलावा अनुच्छेद 33 के अंतर्गत कौन से अन्य बल शामिल होते हैं? अर्धसैनिक, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी सब शामिल होते हैं। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसके पास में है? तो ये भारत की जो संसद है उसके बाद है, केंद्रीय विधानमंडल जिसको कहा जाता है।
अनुच्छेद 33 के तहत अधिकारों को प्रतिबंधित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कर्तव्यों का उचित निर्वहन सुनिश्चित करना और अनुशासन बनाए रखना। क्या अनुच्छेद 33 के तहत बनाए गए कानून का मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? नहीं। आमतौर पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। अब पढ़ते हैं जो भाग 3 में आगे आर्टिकल 34 किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने के दौरान इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध। ये बहुत खतरनाक घटना है। मार्शल लॉ, सेना का शासन, इसमें फिर बाद में नागरिकों के जो अधिकार है वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर फिर मिलिट्री शासन चलाती है, मिलिट्री रूल चलता है। अब आसपास में देखते हैं जैसे म्यांमार वगैरह इधर हुआ था, तो सेना का जो शासन है, यदि सेना अपने जो सेना शासन का मतलब क्या है कि जो पहले नागरिकों के लिए जो सरकार जो उनके लिए शासन चलाती थी, अब वो डायरेक्ट तरीके से वो क्या होती है, सेना के हाथ में आ जाता है। अब वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर वो किसी को मार सकती है, पीट सकती है, भगा सकती है, क्षेत्रों से हस्तक्षेप कर सकती है, कुछ भी कर सकती है वो। और आप, मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, बता देता हूं कि जब मार्शल लॉ की बात आती है तो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से रखिए कि यदि एक क्वेश्चन लगता है कि यदि भारत के क्षेत्र में सरकार अगर मान लो कि निरंकुश हो जाए तो उसके लिए क्या प्रावधान है। पहले तो यह है कि जो राष्ट्रपति है या फिर राष्ट्रपति अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर ले, तो उसमें कहा गया सीधी सी बात है कि जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह जरूरी है, उसमें उसके बिना नहीं ले सकता वो डिसीजन। उनकी सर्वसम्मति से जो डिसीजन होगा तभी वो मान्य होगा। ऐसे जो मार्शल लॉ है, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ऐसे नहीं ले सकता। दूसरा कंडीशन ये कि अगर राष्ट्रपति मान लेते हैं कि कभी अगर ऐसी कंडीशंस में आ जाए जो आज व्यवस्था आसपास की कंट्रियों में देखने को मिल रही है कि ऐसा हो, तो पहले तो दुरुपयोग हो, इसके लिए जो मंत्रिपरिषद की जो व्यवस्था है उसकी सलाह के लिए एक तो वो रखा गया। दूसरा इसमें आधार रखा गया और कि जो ये है इतना आसान नहीं है। आप अगर फिर भी करते हैं तो आप देखिए भारत के क्षेत्र के अंदर कि अगर कभी जनता अगर आंदोलन करने पे उतर जाए या फिर ऐसी राष्ट्रीय आंदोलन करें या फिर गृह युद्ध जैसी घटना हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या कर सकती है, तो मिलिट्री या पुलिस बल के द्वारा गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो गवर्नमेंट करने, आप ध्यान से समझिए इस बात को, आप उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम सभी जगहों में देखिए हर एक स्टेट के अंदर आर्म फोर्स के जो यहां पर सेंटर्स हैं ये अवेलेबल हैं। राज्य के अंदर ये बल दिया गया गृह मंत्रालय में। आप जब देखोगे तो प्रत्येक एरिया के आसपास में पुलिस थाने हैं, चौकियां हैं और बड़े पुलिस थाने हैं, और इसके अलावा फिर बड़े जो और ऑफिस हैं। फिर इसके अलावा देखते हैं, जब आप देखते हैं तो जो पुलिस बल है बड़े जो सेंट्रल लेवल के, इनके लिए और आर्म फोर्स है इनके लिए सेंटर ओपन हुए हैं। तो जब आप देखते हो वहां पर, तो वहां पर जो आर्म फोर्स वाले लोग हैं वो काम करते हैं। अगर भारत के किसी भी एरिया के अंदर यदि जो नागरिक हैं यदि वो विद्रोह जैसी घटनाएं करने लग जाएं या गृह युद्ध जैसी घटना हो, तो एक साथ उसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो हर एक स्टेट के अंदर जो आप देखते हैं कि कई ऐसे जोन बनाए हुए हैं, उन जोन के अंदर जो है वो आर्म फोर्स एक्टिव हो जाती है और सारे लोगों को क्या कर सकती है, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम सभी को घेर के क्या कर सकती है, उसको कंट्रोल कर सकती है वो। आप देख लीजिए हर जगह पे आर्म फोर्स के जो लोग हैं वो हर सिटी में और आपको मिल जाएंगे थोड़े थोड़े करते। तो वो इसको कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था है। इस भाग के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा संघ या फिर राज्य की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को भारत के भूभाग के किसी ऐसे क्षेत्र में व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के संबंध में उसके द्वारा दिए गए किसी भी कार्य के क्षतिपूर्ति दे सकती है जहां मार्शल लॉ लागू था। जहां मार्शल लॉ होगा तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। ऐसे क्षेत्र में मार्शल लॉ के तहत पारित किसी सजा, दी गई सजा या फिर आदेशित जब्ती या किए गए किसी अन्य कार्य को वैध ठहरा सकती है।
यदि मान लेते हैं कि कोई आर्म फोर्स का व्यक्ति सिविलियंस को मार देता है सैन्य शासन में, तो उसके खिलाफ कोई वो कार्यवाही नहीं होगी, कोई नहीं पूछेगा कि आपने इसको क्यों मारा। आर्टिकल 34 1948 के मसौदे संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे संविधान निर्माण प्रक्रिया के अंत में 14 और 16 नवंबर 1949 को विधानसभा में पेश किया गया और इस पर डिस्कस हुई। इस अनुच्छेद में मार्शल लॉ लागू रहने के दौरान राज्य के अधिकारियों को कुछ शक्तियां देकर मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया। इस अनुच्छेद का विरोध करने के लिए दो महत्वपूर्ण संशोधन पेश किए गए। पहला संशोधन मसौदा अनुच्छेद को हटाने की मांग कर रहा था, क्योंकि यह मार्शल लॉ के दौरान राज्य के अधिकारियों को मनमानी करने का खुला नियंत्रण था। दूसरा संशोधन पाठ से किसी भी व्यक्ति शब्द को हटाने की मांग कर रहा था, यह तर्क देते हुए कि राज्य के अधिकारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त प्रतिरक्षा प्रदान करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दोनों संशोधनों का विरोध किया गया। सबसे पहले यह स्पष्ट किया गया कि किसी सैन्य अधिकारी को विद्रोह, बगावत या राज्य के तख्ता पलट जैसी स्थिति में सफलतापूर्वक निपटने के लिए आदेश पारित करने और उनके आदेश के उल्लंघन की स्थिति में प्रक्रिया निर्धारित करने की क्षमता आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 20 और 21 के तहत इन शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि कुछ भी हो पर आर्टिकल 20 और 21 लागू रहेंगे। क्योंकि सैन्य अधिकारियों का कानून बनाने वाला व्यक्ति नहीं था और उनके द्वारा निर्धारित व्यक्ति द्वारा प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रियाओं के अंतर्गत नहीं आती थी, इसलिए मार्शल लॉ के दौरान सैन्य अधिकारियों या राज्य के किसी भी अधिकारी के लिए अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने हेतु मसौदा अनुच्छेद अनिवार्य था। इसके अलावा स्पष्ट किया गया कि कुछ मामलों में मार्शल लॉ की स्थिति से निपटने के लिए राज्य के अधिकारी न होने पर भी किसी नागरिक पर जिम्मेदारी आ सकती है। ऐसे मामलों में नागरिकों के कार्य को मसौदा अनुच्छेद के दायरे में आना चाहिए। अतः विधानसभा ने अनुच्छेद 34 को बिना किसी संशोधन को अपना लिया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 संसद को मार्शल लॉ के दौरान लिए गए कार्यों और सरकारी अधिकारियों को क्षतिपूर्ति देने का अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि यह उन क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है जहां व्यवस्था बनाए रखने या बहाल करने के लिए सैन्य शासन लागू किया जाता है। ये एक भारत के किसी एक क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, जिससे मार्शल लॉ लागू करने वालों को कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। तो हालांकि संविधान में मार्शल लॉ को स्पष्ट रूप से परिभाषित या घोषित नहीं किया गया, जबकि अब क्या पूछ सकता है वो क्वेश्चन में ये ऑप्शन दे सकता है कि इसको परिभाषित घोषित किया गया है या डिफाइन किया गया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं और कानून के शासन के बीच संतुलन स्थापित करता है, जिससे विधायिका को मार्शल लॉ के तहत व्यक्तियों और कार्यों की रक्षा के लिए कानून बनाने की अनुमति मिलती है। इसके कुछ पहलू हैं, क्या है? अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है, क्षतिपूर्ति, संसद व्यवस्था बहाल करने के लिए ऐसा कर सकती है। भाई सरकारी सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति या अन्य व्यक्ति को क्षतिपूर्ति कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानून पारित कर सकती है। वैधता, यह संसद को मार्शल लॉ के तहत दी गई सजाओं, दंडों और अन्य कार्यवाही को वैध ठहराने की अनुमति देता है। मार्शल लॉ, हालांकि संविधान में मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन इसे राष्ट्रीय आपातकाल से अलग असाधारण परिस्थितियों में सैन्य शासन के रूप में समझा जाता है। संसद की भूमिका ये हमने पढ़ लिया। इसके कुछ दायरे हैं, पढ़ते हैं। यदि भी अनुच्छेद 34 को सीधे चुनौती देना दुर्लभ है, लेकिन इससे संबंधित अधिकारों को अदालत की व्याख्या पृष्ठभूमि तैयार करती है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, पढ़ते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। एक गोपालन बना मद्रास राज्य 1950, निवारा की हिरासत की व्याख्या, इसे अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया, प्रारंभिक सीमाएं निर्धारित की गई। मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये जो ऊपर वाला है आप देखते हैं कि बिना कोई जानकारी के आपको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डिटेंशन कर सकते हैं, वहां से उठा सकते हैं और अपने दायरे में ले सकती है सेना। 1978 ये आर्टिकल 21 के प्रक्रिया निष्पक्ष, न्याय संगत और तर्क संगत होनी चाहिए सिद्धांत स्थापित किया, जो राज्य की कार्यवाही को प्रभावित करता है कि राज्य अपनी मनमर्जी से मनमानी नहीं कर सकता। इसे एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला 1976 बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला,
कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 21 के निलंबन से संबंधित था। बाद में इसकी आलोचना हुई, लेकिन इसने संकट के दौरान अधिकारों की सीमाओं को दिखाया। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973, इसने मूल संरचना का सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर, जिससे संसद की संशोधन शक्ति जो थी उसको लिमिट किया गया कि आप कुछ भी करिए पर मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप इस बेसिक स्ट्रक्चर में जो इसको रखा गया है आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, आप इसको हटा नहीं सकते। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघ 2017, निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। राइट टू प्राइवेसी की बात की गई। राज्य के हस्तक्षेप के लिए अनुपातिकता परीक्षण स्थापित किए गए। प्रत्यक्ष निर्णय कम क्यों होते हैं? भारत में मार्शल लॉ लागू होना दुर्लभ है। जब ऐसा होता है तो संसद अक्सर अनुच्छेद 34 के तहत मान्य कानून पारित करती है, जिससे प्रारंभिक कर्तव्यों के बजाय स्वयं कानून ही जांच का विषय बन जाता है। जैसा कि कुछ क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA से संबंधित उदाहरणों में देखा गया। हालांकि AFSPA अनुच्छेद 33 और 34 के संदर्भ में संचालित होता है। क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? अगर कुछ रह गया तो हम लोग इसमें देख लेते हैं, चीजें समझ में आ जाएगी। इसका मतलब है प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है? तो यह है किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 34 के तहत किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर किसे क्षतिपूर्ति देने का अधिकार है? पार्लियामेंट को। मार्शल लॉ शब्द भारतीय संविधान में कहां परिभाषित किया गया है? ही नहीं, संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है। अनुच्छेद 34 के तहत संसद द्वारा पारित क्षतिपूर्ति कानून किसे कानूनी जिम्मेदारी से बचा सकता है? तो यह संघ और राज्य के सेवारत व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति। मार्शल लॉ लागू किए गए कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति किस शर्त के तहत दी जाती है? तो यह कार्य व्यवस्था बनाए रखने और बहाल करने से संबंधित जो है उसके लिए। आर्टिकल 34 किस भाग में आता है? भाग 3 में, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 34 के तहत संसद को सैन्य अदालतों मिलिट्री कोर्ट्स द्वारा दी गई सजाओं को वैध ठहराने का अधिकार है या नहीं? हाँ, संसद ऐसा कानून बना सकती है। मार्शल लॉ की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन से। इंग्लिश कॉमन लॉ। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 और मार्शल लॉ 34 में मुख्य अंतर क्या है? मार्शल लॉ में जो सैन्य अधिकारी हैं वो नागरिक प्रशासन संभालते हैं और राष्ट्रीय आपातकाल में ऐसा नहीं करते। अनुच्छेद 34 के तहत बनाए गए कानून को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। क्या दी जा सकती है? नहीं, क्षतिपूर्ति को चुनौती नहीं दी जा सकती। अब हम लोग पढ़ते हैं 35, लास्ट आर्टिकल है। इस भाग के प्रभाव को प्रभावी बनाने के लिए विधान, मतलब पार्लियामेंट क्या कर सकती है उसके दायरे को बताया गया है कि इसमें यह भी कहा गया है, आप देखते हैं कि पार्लियामेंट जो अन्य जो अधिकार हैं, जो अन्य न्यायालय हैं निम्नतम, उनको भी क्या कर सकती है, अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर जो कार्य क्षेत्र है उसमें से जो है न्याय निर्णय है वो करने के लिए कह सकती है, अतिरिक्त शक्तियां दे सकती है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इस संविधान में किस बात के होते हुए भी देखो, संसद को कानून बनाने का अधिकार होगा, पार्लियामेंट सुप्रीमेंट्री है, जबकि राज्य के विधानमंडल को यह अधिकार नहीं होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, इसका पहला पॉइंट क्या है? अनुच्छेद 16 के खंड 3, ध्यान रखना इस बात को। अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3 और अनुच्छेद 33 और 34 के अधीन संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा निर्धारित किसी भी मामले के संबंध में उन कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करना जिन्हें इस भाग के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है। फिर है, और संसद इस संविधान के प्रारंभ होने के बाद यथाशीघ्र उपखंड 2 में निर्दिष्ट कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करने हेतु कानून बना सकती है। कौन बना सकती है? पार्लियामेंट बना सकती है।
इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व भारत के भूभाग में लागू कोई भी कानून खंड क के उपखंड 1 में निर्दिष्ट या दिए हुए किसी भी मामले के संबंध में या उस खंड के उपखंड 2 में दिए हुए किसी भी कार्य के लिए दंड का प्रावधान करने वाला कानून उसके प्रावधानों और अनुच्छेद 372 के अधीन उसमें किए जा सकने वाले किसी भी अनुकूलन और संशोधन के अधीन रहते हुए संसद द्वारा परिवर्तन, निरस्त और संशोधित किए जाने तक लागू रहेगा। जब तक पार्लियामेंट उसको ऐसा नहीं कर देती है तब तक वो लागू रहेगा, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो उसको ऐसा कर सकती है। स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस अनुच्छेद में लागू कानून अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 372 में है। अनुच्छेद 35 संसद को अनुच्छेद 16, 3, 32, 3, 33 और 34 ध्यान रखिए इस बात का से संबंधित कानून बनाने का अन्य जो अतिरिक्त विशिष्ट अधिकार है उसकी बात की गई है का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त यह अनुच्छेद संसद को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपराधों के लिए दंड निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। इस मसौदा अनुच्छेद पर 9 दिसंबर 1948 को बहस हुई, डिस्कस हुआ। वही चीजें हैं जो हमने बात की थी और इसको विधानसभा ने क्या किया, 9 दिसंबर 1948 को एक्सेप्ट कर लिया। इसके कुछ प्रावधान है। संसद की अनन्य शक्ति, इसका मतलब क्या है कि कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार पार्लियामेंट के पास है, न कि विधानमंडल के पास में राज्यों की। फिर है इसमें शामिल विशिष्ट विषय कौन से? अनुच्छेद 16(3) में क्या व्यवस्था थी? सार्वजनिक रोजगार के लिए निवास संबंधी आवश्यकताएं के तहत प्रावधानों को लागू करना, पहला। दूसरा, आर्टिकल 32 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है कि न्यायालयों को सशक्त बनाना और मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। आर्टिकल 33 क्या कहता है? सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार के अंतर्गत सेना या पुलिस से संबंधित कानून बनाना। आर्टिकल 34 के अंतर्गत कानून क्या है? जब मार्शल लॉ लागू हो तब की बात है। तो ये 4 जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अपराधों के लिए दंड, संसद भाग 30 के अंतर्गत अपराध घोषित किए कृत्यों के लिए दंड निर्धारित कर सकती है। संविधान पूर्व कानूनों का निरंतर इन मामलों पर मौजूदा कानून तब तक लागू रहते हैं जब तक संसद उनमें संशोधन नहीं कर देती। उद्देश्य और महत्व क्या? एकरूपता, मौलिक अधिकारों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर परस्पर विरोधी राज्यों कानूनों को रोकती है जिससे राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक समान परिवर्तन जो है सुनिश्चित हो सके। प्रभावशीलता, आवश्यक विधायी समर्थन प्रदान करके अमूर्त अधिकारों को लागू करने योग्य कानूनी सुरक्षा में प्रदान करते हैं। केंद्रीकरण, प्रमुख कानूनों को संसद के अधीन लाकर राष्ट्रीय अखंडता, एकता, मौलिक अधिकारों की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। इसमें कुछ केस है। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950, मौलिक अधिकारों की प्रारंभिक व्याख्या विधायी दायरे के लिए एक मंच तैयार करना, ये इसमें मेंशन किया है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, विधायी शक्ति को प्रभावित करते हुए मौलिक अधिकार की व्याख्या को व्यापक बनाया गया, इसमें मेंशन है। चेब्रोलू लीला प्रसाद राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2020, अनुसूचित क्षेत्रों में 100% अनुसूचित जनजाति आरक्षण को रद्द कर दिया गया। अनुच्छेद 35 शक्तियों के तहत भी कार्यकारी विधायी कार्यों पर मौलिक अधिकार को सुदृढ़ किया गया। सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड राज्य 2022, शिक्षण पदों में 100% अनुसूचित जनजाति आरक्षण को अमान्य घोषित किया और यह पुष्टि करते हुए कि अनुच्छेद 14, 16, अनुच्छेद 35 के तहत कोई विशिष्ट प्रावधानों को रद्द करते हैं तो संवैधानिक सीमाओं को दर्शाते हैं। अब हम लोग कुछ परसेंट पढ़ लेते हैं, इसके 10% है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35 मुख्य रूप से किस निकाय को कुछ मौलिक अधिकारों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? ये भारतीय पार्लियामेंट को, भारतीय संसद को। अनुच्छेद 35 का मुख्य उद्देश्य क्या है? संसद को भाग 3 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने में सक्षम करना। अनुच्छेद 35 के उल्लेखित किन अनुच्छेदों के अंतर्गत संसद को अनन्य शक्ति प्रदान होती है? 16(3), 32(3), 33 और 34। फिर है अनुच्छेद 35 यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों पर कानून केवल संसद द्वारा ही बनाए जाएं। विशिष्ट मामलों जैसे मार्शल लॉ, सशस्त्र बलों के अधिकार आदि। फिर है क्या राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आने वाले मामलों पर कानून बना सकता है? नहीं। अनुच्छेद 35 के तहत
जो अन्य शक्ति है वो पार्लियामेंट को है, भारत की। फिर है आर्टिकल 35, संसद को संविधान के किस भाग के अंतर्गत अपराधों के लिए दंड निर्धारित करने की अनुमति देता है? भाग 3 मौलिक जो अधिकार है उसके बाद है। अनुच्छेद 32 का सब क्लोज 3 क्या कहता है? संसद को क्या करने का अधिकार देता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय के अलावा अन्य न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार देता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 कि अनुच्छेद 33 किस समूह के मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित है? तो यह है सशस्त्र बल और पुलिस बल। कानून में एकरूपता सुनिश्चित करने में अनुच्छेद 35 का क्या महत्व है? यह प्रमुख मौलिक अधिकारों पर कानून के विखंडन को रोकता है। लास्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 35 किसके परिवर्तन और कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख प्रावधान है? तो मौलिक अधिकार भाग 3। यहां पर यह मामला खत्म हो जाता है। आप जैसा कि मैं बताता आ रहा हूं पहले, आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कंप्लीट हो गए। यहां पर मैंने कंटेंट साथ में जो इसके फीचर्स थे, जितने भी कारक जो थे, तो आप देखते हैं कि कंटेंट के साथ में इनके जो अमेंडमेंट हैं या जजमेंट हैं, इसके अलावा इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, वो सारा कंप्लीट करने के बाद में इनके क्वेश्चंस भी दिए हैं थोड़े थोड़े करके। जब आप इनको पढ़ोगे बाद में, फिर इसे अब देखिए जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इसी से बन रहे हैं सारे। आप और क्वेश्चन बनाएंगे तो भी इसी से बनेंगे, और अगर इनसे बियॉन्ड जाकर कुछ पूछता है या कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, वो क्या करता है, मर्ज कर देता है। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका पॉइंट मूल अधिकारों में डाल देता है, और कर्तव्यों का जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में डाल देता है। तो आपको जब पता होगा इस चीज को, और आप एक एक आर्टिकल के ऊपर ऐसे तरीके से पढ़ के इनके ऊपर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे दबा के, तो आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर होते रहेंगे। जो मिस्टेक्स है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होती रहेगी, कम होती रहेगी, वो मिनिमम होती क्योंकि गलतियां होगी तो सुधार होगा, सुधार होगा तो गलतियां धीरे धीरे कम होती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल जीरो के बराबर, न के बराबर वो क्या होंगे, गलत होंगे, जब आप उसको क्या होगा, ध्यान से पढ़ा होगा और तरीके से उसका जो एनालिसिस किया होगा। इसीलिए जो मैं कह रहा हूं कि आप ये जो वीडियो बड़ा बनता है आप उसका चिंता मत करिए, आप थोड़ा सा स्पीड इसका बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मैं भी कभी जो है, क्योंकि ये जो कैमरा है इसका सिस्टम ही ऐसा है कि ये ट्रैकिंग करता है ये, और ट्रैकिंग की वजह से क्या होता है कि बर्डलिंग करता है। बर्डलिंग करने की वजह से, क्योंकि दोनों के आपस में क्या है, कैमरे लगे हुए हैं, ये भी कैमरा है, इधर सामने भी कैमरा, बर्डलिंग करता है ये। इसको फेस रिकॉग्निशन जो होता है ये अटैच करता है, इसको चेहरा नहीं दिखता तो ये बर्डलिंग करने लग जाता है। या तो मुझे कैमरे वाला नहीं लेना चाहिए, चलो मैं देखता हूं इसका कोई सोल्यूशन निकलता तो अब इसमें यह है कि आपको कंटेंट है, कहीं पर कोई दिक्कत हो, दूसरा क्योंकि यहाँ पर लाइट का फोकस रहता है, आपको एकदम क्लियर दिखता है, आपको लगता है कि सामने वाले को एकदम क्लियर दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे को लाइट का फोकस इतना है कि मुझे सामने दिख नहीं पाता सही तरीके से, लेकिन मैं मैनेज करता हूँ, इसलिए आगे पीछे जो जगह है उसको सेटल करना पड़ता है। मेरा उद्देश्य ये नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है आप उस पर बिलीव करिए, आराम से उसको पढ़िए, उसका रिवीजन करिए, बार बार बैक टू बैक आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। जो आपके कंटेंट में चीजें ऐड नहीं है आप यहाँ से चीजें देख सकते हैं, केस को एक जगह सेट कर सकते हैं, कौन कौन सा मुद्दा किस चीज के लिए है, कभी इनकी जो कौन से जो आर्टिकल है उसको कब अडॉप्ट किया गया, क्या डिस्कशन हुआ, ये सारी चीजें डिटेल से। प्री कमेंट सारी चीजें इंक्लूड हो रही है इसमें, वो कोई दिक्कत नहीं, पर प्री का जो मैटर है वो ज्यादा है। तो आपको मैं समझा भी रहा हूं साथ में, और कहीं पर जो दिक्कत होती है, कभी कभी क्या होता है कि बोलते बोलते चीजें आगे पीछे हो जाती है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, आप समझदार हैं इस चीज के लिए। फिर भी कोई गलती होती है तो मैं सुधारने की कोशिश करूंगा पूरा। आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, आप कमेंट कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज के लिए आप बिलीव करिए क्वेश्चंस के साथ में आप इतना प्रैक्टिस करके जाइए टोटल कि आपको दिक्कत नहीं। तैयारी करनी है तो तरीके से करिए, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल पास में हो। ऐसा नहीं हो कि बाद में आप पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप भी उतना ही जो है
वो डेडिकेट होके पढ़े। बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे समझा सकते हैं या जो कमेंट है बता सकते हैं कॉल करके, भाई ये मिस्टेक हो रही है। तो अब ये वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डीपीएसपी पे होगा। थैंक यू।